हेलो 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 गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्लास अभी तक आपको शो हो रही होगी अमनप्रीत मैम की, अभी शुरू हुई होगी मेरी। चलिए, गुड इवनिंग सुष्मिता जी, गुड इवनिंग। आप शायद डेली नहीं आती हैं, आज ही आई हैं। चलिए शुरू में 5 मिनट डाउट ले लेते हैं, है ना। बच्चे भी जुड़ जाएंगे इतने। अगर अभी तक जो भी पढ़ा है उसमें कोई डाउट है तो बेटा वो पूछ लो, और जिसे जिसे नहीं है वो यस यस लिख दो ताकि मुझे पता चल जाए कितनों को नहीं है कोई डाउट, और अगर है तो एन लिख दो और फिर डाउट पूछ लो, फिर क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए, आई होप क्लास 7 में तो आ ही रही है बच्चों को सब। कोई डाउट तो वैसे दिक्कत नहीं आ रही क्लास में। प्लेन सब्जेक्ट है, आईपीसी से रिलेट कर पढ़ेंगे सारा। मज़ेदार आएगा जब नेग्लिजेंस पढ़ेंगे, वो मज़ेदार टॉपिक है अपने आप में, बहुत शानदार। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वाइकेरियस लायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और लायबिलिटी ऑफ स्टेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी में आपने कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा, है ना, ये चीज़ है। हाँ ओके ओके सुष्मिता, नहीं ठीक है। अगर छत्तीसगढ़ जो देने जा रहे हैं स्टूडेंट, फिलहाल तो छत्तीसगढ़ का यार तैयारी करो, है ना। क्लासेस होती रहेंगी, ये तो आपको रिकॉर्डिंग होती है, बाद में कभी भी देख ही सकते हो। तो जो छत्तीसगढ़ देने जा रहे हैं उन्हें तो ज़्यादा समय बर्बाद करना भी नहीं चाहिए। ये चलो ठीक है, डाउट तो नहीं है। मतलब एक बार यहाँ पर साक्षी जी कह रही हैं कि सर एक बार सात लास्ट क्लास है टॉट की। नहीं श्रद्धा जी, अभी तो शुरुआत हुई है ना। अभी लगभग 10 क्लासेस तो चाहिए। मेरे ख्याल से 13 14 15 तक अप्रोक्सीमेटली आपका चलेगा, ठीक है। और आज क्लास, हाँ बेटा कल भी बताई थी उज्जवल मैंने, क्लास है कल वाली क्लास में नहीं थे। अच्छा आप, हाँ ठीक है। और मंडे ट्यूसडे थोड़ी लाइट रहेगी क्लास। एक्चुअली मैं हूँ तो छुट्टी पर, लेकिन मैं आपका टॉट स्ट्रेच नहीं करना चाह रहा जो डेट है उस पर ही, क्योंकि आपके कुछ दिन वैसे भी बर्बाद हो गए। जो अमन मैम की क्लास हुई फिर चेंज हुई, तो मैं पढ़ाऊँगा तो ही, लेकिन 2 घंटे की जगह 1 घंटा, मतलब एक कॉन्सेप्ट कर लिया करेंगे। दिन में 2 कॉन्सेप्ट करते हैं जनरली, एक कॉन्सेप्ट कर लिया करेंगे, ऐसा कर लेंगे। वेडनेसडे को कंप्लीट छुट्टी रहेगी आपकी, वेडनेसडे को मैं चाह कर भी नहीं पढ़ा पाऊंगा, है ना। सर नहीं खत्म हो जाएगा। हाँ रजनी ज़्यादा है ही कहाँ, टॉट बहुत सिंपल है यार। आज जो है अपन यहाँ पर ख़त्म कर लेंगे डिफेंसेस, फिर हमारा टॉपिक बचेगा अगला जो शुरू कर रहे हैं हम, मेरे ख्याल से कर रहे हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी। इट विल टेक 1 क्लास ओनली, ठीक है। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत बेसिक टॉपिक है। फिर हमारा बचेगा डेफर्मेशन। डेफर्मेशन इज ऑल्सो 1 क्लास टॉपिक। फिर यहाँ पर बचेगा नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस इज ऑल अबाउट 2 क्लासेस। नेग्लिजेंस में बेटा 2 क्लास लगेंगी, फिर नेग्लिजेंस कर लेंगे। उसके बाद आएगा हमारा यहाँ पर नेग्लिजेंस के बाद वाइकेरियस लायबिलिटी। वाइकेरियस लायबिलिटी में 2 क्लास लगेंगी। फिर यहाँ पर बचेंगे छोटे छोटे टॉट जो हैं, बच्चे बच्चे वाले टॉट जो हैं। बैटरी क्या होती है, असॉल्ट क्या होता है, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट क्या होता है, हार्डली एनी इट मैटर्स, है ना। 5 नंबर में लिखने को आते हैं उनके ऊपर पैराग्राफ, उस ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, वो बहुत आसान है, ज़्यादा केस लॉस भी नहीं है उसके अंदर। कोर ये है। अच्छा एक स्टेट लायबिलिटी वाला टॉपिक रह गया। हाँ तो स्टेट लायबिलिटी, और मतलब लगेंगे अभी 10 क्लास तो हैं काफ़ी। 10 क्लास बहुत होती हैं यार, 2-2 घंटा बेटा, 20 घंटे से ऊपर टॉट तो वैसे भी नहीं पढ़ना चाहिए ठीक है। तो आने वाली 2 क्लास 1-1 घंटे की होंगी। आज भी ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। आज डाउट क्लास है, फिर सेशन लेंगे बेटा, पढ़ाएंगे। चलो
टॉट का एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। साक्षी जी ने कहा काफ़ी शायद नए बच्चे भी जुड़े हों, तो विद इन 5 मिनट्स ओवरव्यू दूंगा, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। टॉट्स का ओवरव्यू जो है, क्या पढ़ा अभी तक हमने टॉट में, अगर उसकी मैं बात करूँ तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात आती है कि टॉट है क्या। अब टॉट है क्या, इसकी डेफिनेशन हमें 3 सोर्सेज से पता चलती है, और एक यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में टॉट की डेफिनेशन थी, वो हमने देखी थी। तो 3 सोर्सेज में सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स जो है इंडियन लॉ के हिसाब से, वो हमें मिलता है इंडियन लिमिटेशन एक्ट के अंदर। लिमिटेशन एक्ट जो है हमारा 1973 का, इसका सेक्शन 2M जो है वो डिफाइन करता है कि एक सिविल रॉन्ग है, और जिसके लिए जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से अलग है। सैलमन इसमें एक और पॉइंट ऐड कर देते हैं कि अनलिक्विडेटेड डैमेज के लिए होना चाहिए, और इसी पॉइंट पर हमारे विनफील्ड भी जो हैं वो अग्री कर जाते हैं कि टॉट इज फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। उसके बाद हमने देखा यहाँ पर कि टॉट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। जो मेजर डिफरेंस हमें यहाँ पर पता चलता है वो ये डिफरेंस पता चलता है कि वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिक्विडेटेड अनलिक्विडेटेड दोनों हो सकते हैं, लेकिन टॉट के अंदर हमेशा लिक्विडेटेड होगा। ऊपर से और एक और जो मेजर डिफरेंस है वो ये डिफरेंस है कि जो टॉट है वो राइट इन रैम है, मतलब एक ऐसा राइट है जो अगेंस्ट होल वर्ल्ड अवेलेबल है, लेकिन राइट इन पर्सोनम जो है वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, जो एक व्यक्ति जिससे हमने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करा उसके अगेंस्ट हमारे पास राइट अवेलेबल होता है। फिर हमने देखा डिफरेंस बिटवीन टॉट एंड क्राइम। वहां पर हमें देखने को मिलता है कि जो टॉट है वो यहाँ पर अगर उसे एनफोर्स कराना तो एक इंडिविजुअल एनफोर्स कराता है, इंडिविजुअल को जाना पड़ता है, लेकिन क्राइम के अंदर यहाँ पर स्टेट एनफोर्स कराती है जनरली। और टॉट का उद्देश्य होता है कि हम डैमेजेस ले सकें, कंपनसेशन ले सकें, और यहाँ पर जो क्राइम का उद्देश्य होता है, क्रिमिनल लॉ का उद्देश्य होता है, वो ये होता है कि हम यहाँ पर उसे, एक सेकंड रुकिएगा, हेलो, चलो प्रवीण जी एक बार क्लास बंद करके खोलना, क्लास स्टक हो रही है ना, तो एक बार बंद करके खोलो, एक बार फिर से, फिर देखते हैं अगर दोबारा हो रही होगी तो क्राइम का एक और उद्देश्य क्या था कि यहाँ पर हमें उसे पनिशमेंट करवाना, जेल में भेजना है। फिर यहाँ पर हमने देखा डेनिम्स एंड इंजूरिया, इंजूरिया से हम डेनिम्स एंड इंजूरिया सीधी सी बात कर रहा है कि आपको कितना ही मॉनेटरी लॉस हुआ हो, कितना ही आपके यहाँ पर पैसा बर्बाद हो गया हो, कुछ भी हुआ हो, लेकिन अगर आपको कोई लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं हुआ तो वो टॉट के अंदर नहीं आएगा। सेम इज द केस विद इंजूरियस एंड डेनिम, कि चाहे आपका कोई नुकसान ना हुआ हो, लेकिन अगर आपको लीगल इंजरी हुई है तो आपको यहाँ पर रेमेडी मिलेगी टॉट के अंदर। और इनका जो फादर एक वो है टर्म है, वो है उबीजस ईबी रेमेडियम, है ना, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। जहां पर भी एक राइट है वहां पर एक रेमेडी होगी, वहां से ये चीज निकल कर आती है, बर्थ इस चीज को देती है। उसके बाद हमने यहाँ पर आए डिफेंसेस पर, कि अगर आपने टॉट कमिट कर दिया तो आपके पास क्या क्या डिफेंसेस हैं, जो काइंड ऑफ सिमिलर डिफेंसेस हैं जो हमें बीएनएस में देखने को मिलते हैं, आईपीसी में देखने को मिलते हैं। जैसे हमने पढ़ा यहाँ पर, कल जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था यहाँ पर एक तो इनएविटेबल एक्सीडेंट अनहोनी, जिसे रोका नहीं जा सकता, जो सेक्शन 80 आईपीसी हमें एक्सीडेंट केस में देखने को मिलता है। फिर हमने देखा था वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, दैट इज कंसेंट, जो हमें सेक्शन 87, 88, 89, 90, 91, 92 में देखने को मिलता है आईपीसी के अंदर। बीएनएस में सेक्शन ऑब्वियसली चेंज हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर और क्या क्या डिफेंसेस हैं, जैसे एक डिफेंस हो सकता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ, जो हमें आईपीसी में देखने को मिलता है, बीएनएस में देखने को मिलता है। एक डिफेंस हो सकता है नेसेसिटी, जो हमें देखने को मिलता है आईपीसी के अंदर यहाँ पर, और हमें देखने को मिलता है बीएनएस के अंदर। एक हो सकता है प्राइवेट डिफेंस, जो हमें देखने को मिलता है आईपीसी के अंदर, बीएनएस के अंदर, है ना। तो ये डिफेंसेस हैं जो कुछ अगर टॉट होता है तो वो डिफेंसेस मिलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और डिफेंसेस भी हैं जो आईपीसी के अंदर नहीं होते लेकिन टॉट के अंदर है, जैसे स्टैट्यूटरी अथॉरिटी या फिर एक्ट ऑफ गॉड। तो वो थोड़ा सा एक नया कॉन्सेप्ट होगा। बाकी तो आपने आईपीसी बीएनएस पढ़ रखा है, तो इट विल बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू, आपके लिए बिल्कुल यहाँ पर आसान वो रहेगा समझना, कुछ ऐसा डिफिकल्टी नहीं रहेगी। इवन यू कैन कंपेयर इट विद बीएनएस और आईपीसी in your taught exam, in your taught question,
इफ इट कम्स कि डिफेंसेस बताओ, तो पहली बात तो डिफेंसेस जो आते हैं वो वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरी आता है, क्योंकि उसके अंदर एक और रूल आ जाता है यहाँ पर कि रेस्क्यू केसेस उसका एक्सेप्शन है, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर जो बाकी के डिफेंसेस हैं वो मेंस में जनरली लिखने को नहीं आते हैं तो 5 नंबर में आ जाते हैं कि इनएविटेबल एक्सीडेंट एज अ डिफेंस इन टॉट बता दो। वरना अगर 15-20 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, जैसे झारखंड में, बिहार में, उड़ीसा में देखने को मिलता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट एज अ टॉट आप चूज कर सकते हो, तो वहाँ पर 15-20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। उस कंडीशन में आते हैं डिफेंसेस लिखने को कि सारे डिफेंसेस लिख दो या 3-4 डिफेंसेस लिख दो। जनरली जो 20 नंबर के क्वेश्चन भी होते हैं ना कहीं ट्रेंड खत्म होता जा रहा है, क्योंकि आयोग के समझ में आ रहा है कि जबरदस्ती हम कुछ करवा रहे हैं। अभी भी थोड़ा बिहार, झारखंड जैसी स्टेट जो है थोड़ा सा भी उन ट्रेंड को थोड़ा थोड़ा फॉलो कर रही हैं, लेकिन वो भी क्या करती हैं, 20 नंबर में 2 क्वेश्चन दे देती हैं 10-10 नंबर के। तो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कौन सा टॉपिक हमारा 5 नंबर का है, कौन सा 10 नंबर का है, कौन सा 15 नंबर का है, कौन सा 20 नंबर का है। जैसे एब्सोल्यूट और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी आता है आपके पास, आपको 20 नंबर में लिखने को आता है, आप बहुत आराम से लिख सकते हो, बहुत शानदार तरीके से लिखते हो, देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज नो इशू इन इट। 15 नंबर में डेफेमेशन आता है, 10 नंबर में डेफेमेशन आता है, यू कैन राइट इट। लेकिन अगर आप सोचें कि इनएविटेबल एक्सीडेंट आपके पास 20 नंबर में लिखने को आ जाए, ऑन मतलब ऑन दिस गॉड ग्रीन अर्थ देयर इज नो वन, जहां पर वो 20 नंबर में इनएविटेबल एक्सीडेंट लिखा है जो सेंस बनाए। सेंस नहीं बनेगा उस बात का, लिख सकते हो लेकिन इट वोंट मेक एनी सेंस, क्योंकि इन द एंड कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट 5 मार्क्स। यहाँ पर 5 नंबर का मैक्सिमम 10 नंबर का कॉन्सेप्ट है, उससे ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आप बिहार का पेपर देना चाहते हो, झारखंड का पेपर देना चाहते हो, तो वहां पर रहता है कि आपके पास अनलिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस रहते हैं, मतलब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पेजेस रहते हैं, और वहां पर गेम ये भी रहता है कि कौन कितनी कॉपी भर कर आ रहा है, इट मैटर्स। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम डीजेस देखें तो वहां पर मैटर रहता है, वहां पर जो गेम है इट्स नॉट अबाउट डीजेस हो गया, हरियाणा हो गया, वहां पर ये गेम नहीं रहता कि कॉपी कौन कितनी भर कर आ रहा है। इवन जितना छोटा लिख कर आओगे उतने अच्छे नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं। इन यूपी, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान, देयर इज लिमिटेशन एज टू पेज नंबर। वहां पर लिमिटेशन रहती है पेज नंबर की। क्वेश्चन जो है कॉपी पर छपा रहता है, 10 नंबर के लिए 2 पेज मिलते हैं जनरली, कई बार 1.5 पेज भी दे देते हैं, राजस्थान जैसी स्टेट्स, एमपी जैसी स्टेट जो है। तो एक फिक्स पैटर्न है, तो 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए अपन को यहाँ पर 2 पेज तैयार करना है, वो भी विद मार्जिन। जनरली मार्जिन रहती है हर पीसीएस में। तो एक सेकेंड, हाँ, तो उस कंडीशन में तो मतलब 2 पेज से ज्यादा कुछ लिख ही नहीं सकते। यूपी जैसी स्टेट में हो गया, एमपी जैसी स्टेट में हो गया, राजस्थान जैसी स्टेट में हो गया, है ना। यूपी जुडिशल प्रीलिम्स में नहीं आता टॉट, बहुत कम स्टेट्स हैं जिनके प्रीलिम्स में आता है टॉट मंजू, राइट। तो बिहार इज वन ऑफ देम। और कौन सी क्लास, और कौन सी स्टेट है जिसमें टॉट प्रीलिम्स में आ रहा है? और कोई स्टेट है जिसमें प्रीलिम्स में आ रहा है? आई थिंक और कोई स्टेट भी नहीं है जिसमें प्रीलिम्स में आ रहा है। 100 नोट से पढ़ा दीजिए, जो 100 नोट्स आपको मिले मैं उससे पढ़ा दूं, ऐसा अनामिका, मतलब व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? बेटा 100 नोट्स के साथ एक लिमिटेशन है अनामिका, थोड़ी सी। मैं 100 नोट्स भी एक बार को रेफर करूंगा जरूर क्लास में। उसके साथ क्या होता है, जैसे मैं ये कंटेंट दे रहा हूँ ना आपको, तो इसे आप एग्जाम में लिख सकते हो। यहाँ पर प्रिसाइज कंटेंट दिया जा रहा है मेरे द्वारा, जो दिया जा रहा है। 100 नोट्स में क्या होता है, चीजें कम लिखी हैं, समझाने के लिए ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको हम कहते हैं P2I बैच है, मेंस की तैयारी कराई जा रही है। व्हाट अबाउट मेंस? मेंस में क्या लिख कर आओगे? अगर 2 पेज 10 नंबर का आ रहा है तो 2 पेज लायक कंटेंट तो आपके पास होना चाहिए, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 100% रजनी जी, वो तो मैं लिखता ही हूँ बेटा, जो मैं इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम्पल्स जो होता है ना। अच्छा, कंटेंट ज्यादा है इसलिए कह रही हूँ बेटा। 100 नोट्स भी मैं जरूर रेफर कर दूंगा, लेकिन समझना पड़ेगा आपको। इन द एंड टॉट क्या है, मेंस में लिखना है, राइट। तो कंटेंट बेटा आपको मैं वही देता हूँ, और जो समझाता हूँ वो तो मैं पहले समझाता हूँ, पढ़ाता तो बाद में हूँ, पहले मैं समझा देता हूँ, है ना। फिर भी अगर कोई आपको लगता है कि सर ये चीज और ऐड हो जानी चाहिए, तो यू कैन लेट मी नो, फॉर श्योर वी कैन कंसिडर इट अप टू द वोट। यहाँ पर वोट करा लेंगे स्टूडेंट से, जैसा वोटिंग होगी उस हिसाब से कर लेंगे,
है ना। हाँ, अपना वाला तो मैं रेगुलर अपलोड करवा ही रहा हूँ, ठीक है। चलो, कल हमने इनएविटेबल एक्सीडेंट करा था। यहाँ पर इनएविटेबल एक्सीडेंट, सिंपल सा एक्सीडेंट वाली बात है। अनहोनी, एक ऐसा एक्सीडेंट जिसे रोका नहीं जा सकता था, है ना। तो इनएविटेबल क्या होता है? अनहोनी होती है। जो मैंने जिसे आपने ड्यू केयर कॉशन करा, उसके बाद भी एक्सीडेंट हो गया। जैसे आपने गाड़ी की सर्विस रेगुलर बेसिस पर कराई, आपकी स्पीड नॉर्मल थी, ब्रेक फेल हो गए, आपका कोई फॉल्ट नहीं था, आप चाहकर भी नहीं रोक सकते थे एक्सीडेंट को। बारिश हो रही थी, आपने ब्रेक मारे, गाड़ी फिसल गई, बाइक फिसल गई, उसके ऐसे एक्सीडेंट हो गया, इनएविटेबल है भाई। उस कंडीशन में एक व्यक्ति नहीं कर सकता, है ना। तो वो चीज है, वो इनएविटेबल एक्सीडेंट है, सिंपल। उसमें हमने 2 केस देखे, दोनों केस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। श्रीधर तिवारी वाला जो है एक इंडियन केस है। इंडियन केस थोड़ा टॉट में तवज्जो दिया करो, मजेदार रहता है इंडियन केस जो रहता है टॉट के हिसाब से। अगला जो है हमारा मिस्टेक डिफेंस है, द डॉक्ट्रिन ऑफ मिस्टेक इन टॉट लॉ। अब मिस्टेक आपने बीएनएस आपका हो चुका, लकीली यहाँ पर मेरे लिए लकी है थोड़ा सा, तो आपको पता है मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट यहाँ पर क्या होता है, ठीक है। अब ये सवाल आता है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट यहाँ पर बीएनएस के अंदर एक डिफेंस है या मिस्टेक ऑफ लॉ डिफेंस है, या दोनों डिफेंस है? बताओ कौन सा डिफेंस है यहाँ पर? 1 डिफेंस है, 2 डिफेंस है, या दोनों डिफेंस है, या बोथ डिफेंस है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट यहाँ पर डिफेंस है, मिस्टेक ऑफ लॉ डिफेंस है, या दोनों ही डिफेंस है? चलो, मोस्टली बच्चे बता रहे हैं मैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज डिफेंस। बिल्कुल सही बात है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है डिफेंस है, मिस्टेक ऑफ लॉ जो है वो डिफेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कानून है, जो लॉ मेकर्स है, जो कानून है, वो ये प्रिज्यूम करता है कि जो देश का कानून है वो सब व्यक्ति को पता है, वो हर व्यक्ति को पता है, हर व्यक्ति को पता होना चाहिए। ये चीज यहाँ पर प्रिज्यूम करी जा रही है, क्योंकि हर बच्चा, हर व्यक्ति जो है, हर बच्चा कह रहा हूँ, हर व्यक्ति जो है, वरना ये डिफेंस दे दिया करेगा कि मुझे तो पता ही नहीं था, ये गलत है, अगर हम ये एक्सक्यूज अलाउ कर दें। तो यहाँ पर मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है डिफेंस होता है बीएनएस के अंदर। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं टॉट की बात करूं, तो जनरली अगर बात करी जाए तो ना ही मिस्टेक ऑफ लॉ और ना ही मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है डिफेंस देखने को मिलता है। ना ही मिस्टेक ऑफ लॉ, ना ही मिस्टेक ऑफ फैक्ट डिफेंस है टॉट के अंदर। क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे के अधिकारों के साथ अगर छेड़खानी करेगा तो वो जस्टिफाई नहीं कर सकता कि मुझे पता ही नहीं था ये गलत है, मुझे लगा कि ये सही होगा। आपको पता है कि किसी और के घर में घुसना यहाँ पर गलत है, ट्रेसपास इज ट्रेसपास, वहां पर आप मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ का डिफेंस नहीं ले सकते। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक्सेप्शन की, अबाउट दिस जनरल लॉ, तो टॉट में हमने देखा था कि मेलाइस जो है, यहाँ पर इंटेंशन जो है, वो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती, एक डोमिनेंट रोल प्ले नहीं करती। लेकिन कुछ टॉट में यहाँ पर डोमिनेंट रोल प्ले करती है इंटेंशन, जहां पर आपकी मेलाइज देखी जाएगी, जहां पर आपकी इंटेंशन देखी जाएगी कि आप ये करना चाह रहे थे या नहीं करना चाह रहे थे। तो जहां पर भी इंटेंशन का गेम आएगा, वहां पर एक मिस्टेक जो है एक रीजनेबल फैक्ट हो सकती है, एक रीजनेबल डिफेंस हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक टॉट है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, वो भूल गया मैं, बहुत शानदार टॉपिक है, 1 घंटे का टॉपिक वो भी है, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। एग्जाम में भी आता है लिखने को, और बहुत प्यारा टॉपिक लगता है मुझे अपने आप में। इंडिया में मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के क्लेम्स यहाँ पर नहीं आते जनरली, लेकिन अगर आप यूएस कोर्ट वगैरह देखो तो बड़ा फेमस है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। क्या है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन? यहाँ पर ए छोड़ो, यहाँ पर लास्ट मैसेज साक्षी का है। तो क्या हुआ, मुझे पता है साक्षी ने यहाँ पर हिमांशु का मर्डर नहीं करा, फिर भी मैं जानबूझकर यहाँ पर बयान देता हूँ पुलिस को कि यहाँ पर साक्षी ने मर्डर करा है हिमांशु का, और मैं यहाँ पर इसे प्रोसिक्यूट कर देता हूँ। या फिर मैं ये कह देता हूँ झूठा कि यहाँ पर साक्षी ने मेरे घर से जो है 1 लाख रुपए चुराए हैं। इसके चलते यहाँ पर साक्षी को 2 साल की जेल हो जाती है, जेल में रहना पड़ता है ना। इस बेल वगैरह नहीं मिलती। मर्डर केस में ऐसा हो सकता है कि 2 साल इन्हें बेल ना मिले, जेल में रहना पड़ता है। 2 साल जब ये जेल में नहीं, तो इन्हें यहाँ पर मॉनेटरी मनी का बहुत ज्यादा लॉस हुआ, रेपुटेशन का बहुत ज्यादा लॉस हुआ। यहाँ पर ये हो गया कि ये तो मर्डर है, रेपुटेशन इनकी खराब हुई, तो ऐसे करके इन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। बाद में प्रोसीडिंग में यह पता चलता है कि ये तो बिल्कुल फॉल्स क्लेम था। यहाँ पर साक्षी को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। साक्षी जी ये क्लेम करती हैं कि मैं तो उस समय वहां पर थी नहीं, उस शहर में ही नहीं थी। प्ली ऑफ एलिबाई लेती हैं और कंप्लीटली सेटिस्फाइडली कोर्ट को प्रूव कर देती है कि मैं वहां पर थी ही नहीं। ठीक है,
तो यहां पर मेलिशियस प्रोसिक्यूशन में मेलिशियस, मेलाइस वर्ड ही किससे बन रहा है? मेलिशियस। अगर मुझे रीजन टू बिलीव है, मुझे लग रहा है मैंने वहां पर साक्षी जी को भागते हुए देखा, हिमांशु का मर्डर हुआ यहाँ पर ए प्लेस पर रात को 10 बजे। मैंने यहां पर देखा कि रात को 10 बजे साक्षी जी वहीं थी, इनके कपड़ों पे ब्लड लगा हुआ था। फिर मैं ये बयान देता हूं, इनके ऊपर प्रोसिक्यूशन चलता है, तो इसके लिए मैं लायबल नहीं हूंगा, मैं मलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए यहां पर लायबल नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में वर्ड आ रहा है मेलाइस, मेलाइस। अब बेटर हो गया होगा मेरे ख्याल से, वो पहले ब्लैक में थोड़ा अजीब सा हो रहा था, है ना। तो मेलाइस, मेलाइस क्या है? गिल्टी माइंड। मेलाइस का मतलब क्या होता है? गिल्टी माइंड होता है कि आप किसी के साथ जानबूझ के मैलिशियसली ये कर रहे हो। तो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के अंदर क्या होता है? इंटेंशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यही एक इसका एक्सेप्शन है, दैट द डिफेंडेंट मे एस्केप लायबिलिटी इफ दे एक्टेड रीजनेबली इन गुड फेथ। यहां पर डिफेंडेंट जो है अपनी लायबिलिटी एस्केप कर सकता है अगर यहां पर रीजनेबली गुड फेथ के अंदर यहां पर जो है वो एक्ट कर रहा था। किन कंडीशंस में? द प्लेंटिफ मस्ट प्रूव मैलाइस और रॉन्गफुल मोटिव, देन मिस्टेक कैन बी अ वैलिड डिफेंस। जब प्लेंटिफ ये प्रूव करेगा उसके टॉट के लिए कि मैलाइस जरूरी था, यहां पर इंटेंशन, रॉन्गफुल मोटिव जरूरी था, तो उस कंडीशन में डिफेंस जो है एक वैलिड डिफेंस ले सकता है कि यहां पर मैंने कुछ जानबूझ कर गलत नहीं करा, मैंने गलत नहीं करा, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गई। मुझे यहां पर साक्षी दिखी, उनके ब्लड पर, उनके कपड़ों पर ब्लड था और उसी टाइम उसी एरिया में दिखी थी। जैसे टू प्रूव मैलिशियस प्रोसिक्यूशन इट मस्ट एस्टैब्लिश दैट द डिफेंडेंट एक्टेड विद मेलाइस विदाउट रीजनेबल कॉज। बिना किसी रीजनेबल कॉज के यहाँ पर डिफेंडेंट ने यहाँ पर मैलिशियसली यहाँ पर प्रोसिक्यूशन करा है। लेकिन अगर एक इनोसेंट व्यक्ति जो है फॉर एग्जाम्पल मिस्टेकनली प्रोसिक्यूट हो जाए, जैसे साक्षी के केस में हुआ, उस कंडीशन में यहां पर आप मिस्टेक का डिफेंस ले सकते हैं। तो मिस्टेक इज नॉट अ जनरल डिफेंस जो हर टॉट में लिया जा सके, मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो हमें बीएनएस में अपोजिटली देखने को मिल रहा है। बीएनएस में मिस्टेक ऑफ फैक्ट हर केस में आप ले सकते हो, हर ऑफेंस में ले सकते हो, है ना, लेकिन इस केस में नहीं ले सकते। टॉट में हर जगह मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है यहां पर एक डिफेंस नहीं होगा। उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि टॉट में यहां पर मेंसरिया जो है, जो मेंटल पार्ट है, वो हर टॉट के लिए वैलिड नहीं होता, हर टॉट के लिए यहां पर एक इसेंशियल रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करता, है ना, वो चीज है। सर मैंने एचपी परचेज एचपी जो कंप्यूटर सेवा सॉल्यूशन जनवरी और वसी जी आप फाउंडेशन बैच की भी हैं क्या? अगर आप फाउंडेशन बैच की हैं तो बेटा आपने एचपी जुडिशरी का कोर्स क्यों लिया? और अगर एचपी जुडिशरी का मतलब वो तो सबको फ्री में मिलता है, और अगर एचपी जुडिशरी का आपने कोर्स लिया तो ये क्लास में कैसे हैं, पहली बात, है ना, वो मुझे एक बार एक्सप्लेन कर देना। और सेकेंडरी ये इशू बच्चों ने रेस करा है, ये इशू मैनेजमेंट के पास गया है, क्योंकि मेरे पास भी कुछ बच्चों के मैसेज आया था अबाउट दिस, और ये सीरियसली कंसिडर करा जा रहा है। विद इन 2-3 days इट विल बी रिजॉल्व 100%। ठीक है, क्लासेस बेटा शुरू हो जाएंगी यहाँ पर आपकी, उसमें कोई डाउट नहीं है। टेस्ट सीरीज भी आपकी यहाँ पर पिंचअप हो जाएगी। ठीक है, चलो फिर यहाँ पर एग्जाम में आप क्या लिख कर आने वाले हैं, वो तो ऊपर का हो गया कि जनरली नहीं होता। यहाँ पर जो आपको इसेंशियल्स लिखने होते हैं वो यहाँ पर क्या है, ये इसेंशियल्स ऐसे लिख सकते हो पॉइंटर्स में, जो मैं कहता हूँ अच्छे नंबर पाने के लिए। अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट और लॉ इज जनरली नॉट अ डिफेंस इन टॉर्ट लॉ। जनरली डिफेंस नहीं होता। ए पर्सन कैन नॉट क्लेम मिस्टेकनली बिलीव एज जस्टिफिकेशन फॉर इंटरफेयरिंग विद अदर्स राइट। किसी और व्यक्ति के अधिकार के साथ आप ये नहीं कह सकते कि गलती से मेरे से इंटरफेरेंस हो गई, गलती से मैंने यहाँ पर उसके राइट जो है इन्फ्रिंज कर दिया। इफ प्रूविंग मैलाइस इज नेसेसरी, अगर यहाँ पर रॉन्गफुल इंटेंशन जो है मैलाइस प्रूव करना यहाँ पर जरूरी है, जैसे कि मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में होती है, तो एक जेन्युइन मिस्टेक विदाउट मैलाइस या रॉन्गफुल इंटेंट जो है एक डिफेंस हो सकती है। ऐसे लिख कर आओ और गारंटी बहुत शानदार नंबर आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि आपने लॉ पॉइंट जो है बिल्कुल टू द पॉइंट बताया है। ठीक है, अब हैंड रिटन नोट्स इसमें आपकी क्या हेल्प करते हैं?
हैंड रिटन नोट्स आपको चार्ट बनाकर दे देते हैं और पॉइंटर्स दे देते हैं। मैं अपने नोट्स कोशिश करता हूं कि आपको मैं पॉइंटर्स में ला कर हूं, तो हैंड रिटन नोट्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे आपके, लेकिन कुछ चार्ट अगर वहां पर मिलता है हैंड रिटन नोट्स में तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। ठीक है, चलो अगला डिफेंस, प्राइवेट डिफेंस। बहुत आसान यहाँ पर प्राइवेट डिफेंस, जो हमें आईपीसी बीएनएस के अंदर आपकी एटलीस्ट 4 से 5 क्लास हुई होंगी प्राइवेट डिफेंस के ऊपर, 3 क्लास तो मिनिमम हुई होंगी। प्राइवेट डिफेंस क्या होता है, पहले 90 मतलब आईपीसी के अंदर 96 पढ़ा होगा कि एक डिक्लेरेशन क्लॉज है, फिर 97 पढ़ा होगा कि अगेंस्ट बॉडी अगेंस्ट प्रॉपर्टी दोनों अवेलेबल होता है, फिर 99 पढ़ा होगा कि इन कंडीशन में यहाँ पर राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिलेगा, इन कंडीशन में राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। फिर 98 पढ़ा होगा कि किसी बच्चे के अगेंस्ट, एक इंसान व्यक्ति के अगेंस्ट भी राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो अवेलेबल रहता है। फिर आए होगे यहाँ पर कहाँ डेथ कॉज हो सकता है, क्या 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 कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते। तो टॉट के अंदर भी यहाँ पर राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो है एज आ डिफेंस अवेलेबल है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर आपको कोई असॉल्ट कर रहा है, आपको कोई चपत मार रहा है, उस कंडीशन में, या फिर आपके घर में कोई रॉन्गफुल ट्रेसपास करता है, उस कंडीशन में आपने यहाँ पर रॉन्गफुल ट्रेसपास को रोकने के लिए किसी को धक्का दे दिया, असॉल्ट करा आपने, तो उस कंडीशन में आपके पास डिफेंस रहेगा, यू आर प्राइवेट, यू आर डिफेंसिंग योर लाइफ, योर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत बेसिक सी बात वही है, द राइट टू प्राइवेट डिफेंस अलाउज एंड सर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, बेटा एक पर्टिकुलर टॉट है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। अभी हम डिफेंसेस पढ़ रहे हैं, जैसे आपने आईपीसी के अंदर बीएनएस के अंदर भी पहले डिफेंस पढ़े होंगे फिर ऑफेंसेस पढ़े होंगे, तो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन बिल्कुल ठीक से पढ़ाया जाऊंगा, है ना। सर अब हमें बीएनएस के सेक्शन रेफर करने होंगे, दोनों करोगे तो बेटर रहेगा, खाली बीएनएस करोगे, खाली बीएनएस पे याद कर रखा है तो बीएनएस के कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है सर, मिस्टेक का थर्ड पॉइंट फिर से बता दीजिए। ठीक है 100% सेक्शन, सर आई हैव रिटन अ सिंगल वर्ड इन दीस 3 क्लासेस, नो नीड ऑफ दिस। यार प्रवीण, मैं कहता हूं आपने लिखा नहीं, मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं आपसे, कि आपको लगता है नोट्स को देखने के बाद कि आपको खुद लिख कर आप कुछ अच्छा कर पाओगे? कुछ भी मैं ऐसा बताता हूं जो मैं यहाँ पर ना लिख कर आऊं, मैं सब बताता हूं यार। मतलब मेरा यहाँ पर पीपीटी का मतलब ये नहीं होता कि मैं कुछ भी पढ़ाने आ जाऊं, मेरा पीपीटी का मतलब होता है कि ये पीडीएफ की प्रिंट निकलवाओ और इसे पढ़कर, इसे लिखकर आप जज बन जाओगे, सीधी सी बात है ना। तो ये कंफ्यूजन में मत रहो कि यहां पर मैं ये भी कर लूं वो भी कर लूं, ये कर लो, दैट्स इनफ फ्रॉम माय साइड, गारंटी है। ठीक है, चलो थर्ड पॉइंट एक बार फिर से बता देते हैं। यहां पर जो मैंने बताया शुरू में बेटा कि यहां पर मिस्टेक ऑफ लॉ या मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है डिफेंस है ही नहीं, लेकिन मिस्टेक ऑफ फैक्ट डिफेंस कब हो सकता है? टॉट के अंदर इंटेंशन जो है एक रेलिवेंट रोल प्ले करती नहीं, एक एसेंशियल रोल प्ले करती नहीं, तो आप चाहे किसी भी इंटेंशन से कर रहे हो, चाहे मिस्टेक से कर रहे हो, चाहे जानबूझ के कर रहे हो, कोई डिफेंस है ही नहीं ना, बात खत्म हो गई। लेकिन यहां पर आईपीसी के अंदर या बीएनएस के अंदर एक डिफेंस क्यों होता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट? क्यों? क्योंकि वहां पर मेंसरिया काम आती है, वहां पर इंटेंशन, वहां पर नॉलेज, ये काम आएगी, वहां पर वो इफेक्टिव रहेगी। लेकिन टॉट के अंदर हम देख ही नहीं रहे कि व्यक्ति जानबूझ के कर रहा है, धोखे से कर रहा है, लेकिन कुछ टॉट ऐसे हैं जिसके अंदर इंटेंशन या मेंसरिया जो है, गिल्टी माइंड जो है रेलिवेंट हो जाता है। उसमें से एक एग्जांपल मैंने आपको दिया कि मैलिशियस प्रोसिक्यूशन है, तो वहां पर आप मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है एज अ डिफेंस क्लेम कर सकते हो। क्या? इफ प्रूविंग मेलाइस इज नेसेसरी, अगर यहां पर मेंसरिया, मेलाइस क्या है? एक बैड इंटेंशन है, अगर मेंसरिया प्रूफ, मेंसरिया वर्ड यूज मत करना क्योंकि क्रिमिनल लॉ में ज्यादा होता है, इसलिए मेलाइस वर्ड यूज हुआ है। इफ प्रूविंग मेलाइस इज नेसेसरी, कि मेलाइस प्रूव करना जरूरी है, जैसे मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में होता है, तो एक जेन्युइन मिस्टेक जो है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है, यहां पर एक वैलिड डिफेंस हो सकती है। हिंदी पे पीपीटी बेटा हमेशा रहती है मेरी, सोनी जी, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, वेलकम टू क्लास, मेरे ख्याल से पहली बार आ रहे हैं आप या आ रही हैं, कहाँ गया, ये रहा, हिंदी इंग्लिश दोनों रहती है पीपीटी। बच्चों ने बोला सर हिंदी अलग दे दो इंग्लिश अलग दे दो, तो हिंदी वाली एक साथ दे दूंगा मैं, ठीक है। कल वाली क्लास या अगली वाली क्लास में हिंदी वाली मिल जाएगी सारी, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी इंग्लिश दोनों ही पीपीटी मिलेगी, खाली इंग्लिश में नहीं मिलने वाली, दैट्स फॉर श्योर 100%। वो ये हुआ कि प्रिंट कराने में मुझे दिक्कत होगी, बच्चों को दिक्कत होती, दैट्स फॉर श्योर, तो इसलिए अलग अलग कर दिया गया, ठीक है। चलो, तो प्राइवेट डिफेंस जो हमने बीएनएस में पढ़ा है वही डिफेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। द राइट टू प्राइवेट डिफेंस अलाउज इंडिविजुअल टू प्रोटेक्ट देयर पर्सन, देयर बॉडी एंड प्रॉपर्टी। पर्सन की जगह यहाँ पर बॉडी एक अच्छा वर्ड रहेगा, पर्सन प्रोटेक्ट देयर बॉडी and property against unlawful aggression. The law permits the use of reasonable force to safeguard oneself and one's property. The right is statutorily recognized under section 96 to 106 of IPC. ठीक है, फिर यहाँ पर जो हम
प्राइवेट डिफेंस के एक तरीके से यही वर्ड जो है आप कहाँ यूज कर सकते हो, बीएनएस में यूज कर सकते हो इंट्रोडक्शन पार्ट के लिए। जो एग्जाम में हमें आंसर लिखना होता है इंट्रोडक्टरी, मेन बॉडी और कंक्लूजन में लिखना होता है, तो वैसे ही आप यूज कर सकते हो। इस नोट्स को लिखने की जरूरत नहीं है प्लीज सर, ऑल्सो हैंड रिटन नोट्स को भी कंसीडर करिए। 100% बनाने का, ठीक है। फिर यहाँ पर आती है क्या क्या पॉइंटर्स हैं हमारे, क्या हैं, तो पॉइंट 1 है यहाँ पर देयर मस्ट बी अ रियल एंड इमीडिएट थ्रेट। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर हम देख ही चुके हैं बीएनएस के अंदर भी। यहाँ पर सेक्शन जो आईपीसी का सेक्शन यहाँ पर 100 है, वो ये बताता है कि एमिनेंट डेंजर होना चाहिए, तो आप डेथ कॉज कर सकते हो, कोई असॉल्ट हो रहा है। और 102 जो है वो हमें ये बताता है कि कब राइट टू प्राइवेट डिफेंस हमारा यहाँ पर स्टार्ट होता है। तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस हमारा कब स्टार्ट होता है, जब यहाँ पर एक रीजनेबल एप्रीहेंशन हो जाती है कि अगर मैंने राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं करा तो मेरे अगेंस्ट ये ऑफेंस हो सकता है। तो देयर मस्ट बी अ रीजनेबल एप्रीहेंशन कि ये थ्रेट मेरे ऊपर है ही, अगर मैं यहाँ पर यूज ना करूं राइट टू प्राइवेट डिफेंस का तो मेरे अगेंस्ट ये ऑफेंस हो सकता है। तो यहाँ पर पहली बात देयर मस्ट बी रियल एंड इमीडिएट थ्रेट, यहाँ पर एक रियल और इमीडिएट थ्रेट होना चाहिए और साथ ही साथ एक रीजनेबल एप्रीहेंशन होनी चाहिए उस थ्रेट की। यहाँ पर एक आदमी को लगे, रीजनेबल लगे कि अगर उसने यहाँ पर राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं करा होता तो उसके अगेंस्ट ये ऑफेंस हो जाता, राइट। तो टू एक्सरसाइज दिस राइट द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी मेट, यहाँ पर 2 कंडीशन मेट हो जानी चाहिए। द यूज ऑफ फोर्स इन प्राइवेट डिफेंस मस्ट बी प्रोपोर्शनेट, जो हमें बीएनएस में देखने को मिलता है, जो सेक्शन 100 सेक्शन 101 की सेक्शन 100 जो है वो बता रहा है किन किन कॉजेज में, किन किन केसेस में आप डेथ कॉज कर सकते हो। क्या वो लिस्ट एग्जॉस्टिव है? नहीं, कुछ और भी ऐसी कंडीशन हो सकती है, लेकिन 100 जो है यहाँ पर कि कब डेथ कॉज कर सकते हो वो कंक्लूसिव लिस्ट है कि अगर ये कंडीशन है तो आपको 100% डेथ कॉज कर ही सकते हो, और वो कहीं ना कहीं कंक्लूसिव भी हो गई, कोई कंडीशन उसमें फॉल और कर नहीं सकती, ठीक है। स्टैट्यूट हमें ये चीज प्रोवाइड कर रहा है, लॉ ने ये चीज प्रेज्यूम कर ली कि इस कंडीशन में डेथ कॉज कर ही देनी चाहिए। लेकिन यहां पर अगर कोई चपत मार रहा है तो उसका आप हाथ नहीं तोड़ सकते, हाथ तोड़कर दोनों हाथ तोड़ दिए आपने, एक रीजनेबल प्रोपोर्शनेट नहीं है ना। सेक्शन 101 बता रहा है कि आपको यहाँ पर प्रोपोर्शनेटली एक्ट करना है। अगर कोई चपत मार रहा है तो आप उसका हाथ रोक सकते हैं, हाथ रोकते हुए अगर उसका फ्रैक्चर हो गया जरा सा अलग बात है, लेकिन अगर आपने हाथ के उसके ऊपर एक चपत मार रहा था, आपने उसके हाथ के ऊपर बिल्कुल खत्म कर दिया, चूरा चूरा कर दिया, गाड़ी चला दी उसके ऊपर, क्या ये रीजनेबल फोर्स होगी, प्रोपोर्शनेट फोर्स होगा? नहीं होगा। तो वही चीज स्टॉट बता रही है कि द यूज ऑफ फोर्स इन प्राइवेट डिफेंस मस्ट बी प्रोपोर्शनेट टू द थ्रेट एंड इंजरी फेज, द डिफेंसिव मेजर शुड नॉट एक्सीड द नेसेसरी लिमिट। फिर हमने एक एग्जाम्पल दे दिया कि ए ने बी को मारा, बी जो है यहां पर ये जस्टिफाई नहीं कर सकता कि उसका हाथ काटना मेरे लिए सही था। एक चपत मारने चक्कर में आप किसी का हाथ नहीं काट सकते, ठीक है। फिर यहां पर आपको गोल्डन स्केल वाली बात भी पवन सर ने पक्का पढ़ाई होगी कि जब भी राइट टू प्राइवेट डिफेंस की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली दया भाई ठक्कर केस जो है उसके अंदर स्पेसिफिकली बोला था कि यहां पर हम गोल्डन स्केल पर मेजर नहीं कर सकते। जब आदमी थ्रेट हो, आपकी तरफ एक आदमी आपको मारने के लिए आ रहा है, तो वहां पर आप ये एकदम गोल्डन स्केल पर मेजर नहीं करोगे कि हाँ इस कंडीशन में डेथ कर देते, इस कंडीशन में डेथ नहीं करते, ये होता वो होता। वही चीज यहां पर हुई है कि यहां पर एक जो सिचुएशन है वो अनएक्सपेक्टेडली अराइज होती है, तो हमेशा हम यहाँ पर गोल्डन स्केल पे नहीं रखेंगे कि इसके लिए यही हो सकता है। एक सिंपल वो नहीं है, एक रीजनेबल मैन की तरह, एक रीजनेबल जज की तरह सोचना है कि आप उस कंडीशन में होते हैं तो कई बार हो सकता है कि आप ज्यादा यहाँ पर क्या करें, थोड़ा सा सब्जेक्टिवली इसे टेस्ट करना है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट नहीं होगा, सब्जेक्टिव टेस्ट होगा कि उस व्यक्ति ने क्या सोचा, उस व्यक्ति ने कैसे एक्ट करा, ठीक है। सर्कमस्टांस ऑफ ईच केस रहेगा। क्या पता आपको पता है सब्जेक्टिव टेस्ट और ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्या होते हैं? किसी को पता है सब्जेक्टिव टेस्ट और ऑब्जेक्टिव टेस्ट? जो हम बोलते हैं कि इट शुड बी अ सब्जेक्टिव टेस्ट, इट शुड बी ऑब्जेक्टिव टेस्ट, आपको ये पता है कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है? आपका बीएनएस हो गया, आई रियली एक्सपेक्ट कि आपको पता होना चाहिए। बताओ, चलो बच्चों ने वाई लिखा है मतलब बताया होगा। जब मर्डर का होमोसाइड में डिफरेंस बताया होगा तो सर ने यहाँ पर जब मर्डर पढ़ा रहे होंगे तो बताया होगा कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, ये सब्जेक्टिव टेस्ट होता है। व्हाट इज द की डिफरेंस कि ये सब्जेक्टिव टेस्ट है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। और वही हम जब नेग्लिजेंस पढ़ेंगे, पिजन होल थ्योरी पढ़ेंगे जो यहाँ पर मुझसे डिमांड करी थी बच्चों ने, तो उसमें देखेंगे कि यहाँ पर जो है एक बच्चा कह रहा है कि, मतलब एक बच्चा कह रहा हूँ सॉरी, सेलमन कह रहे हैं कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट होना चाहिए, ये सब्जेक्टिव टेस्ट होना चाहिए। वहां पर भी ये कॉन्सेप्ट आएगा। चलिए, प्रकाश जी ने यहाँ पर कोशिश करी, सही लिखा, लेकिन एक्सप्रेस करने में थोड़ी सी और वो रह गई। सब्जेक्टिव टैब प्री डिटरमाइन होती है जो सभी के लिए होती है।
चलो, और बच्चे को जवाब दे रहे हैं नहीं दे रहे? 1 मिनट रुक जाते हैं, समझाऊंगा लेकिन नेग्लिजेंस में पढ़ाऊंगा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव थ्योरी, कैसे एक चीज सब्जेक्टिव बन जा रही है, कैसे एक चीज ऑब्जेक्टिव बन जा रही है। चलो, सुष्मिता जी का जवाब बहुत सुटेबल था, बहुत बढ़िया। चलो, साक्षी जी का भी बढ़िया है। चलो, नरेंद्र जी ने भी बताया यहाँ पर, ठीक बताया है ना। चलो ठीक है, पता है मतलब समझ में आता है आपको, ऐसा नहीं है कि आइडिया ही नहीं है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जब नेग्लिजेंस पढ़ाऊंगा एक बार याद दिलाना, कभी मैं भूल जाऊं, वैसे तो बताऊंगा ही बताऊंगा। तो नेग्लिजेंस होने में भी एक हफ्ता है, अगले हफ्ते करेंगे, तो उसमें मजा आएगा आपको पढ़कर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टेस्ट में डिफरेंस क्या है। चलो, बात करते हैं राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। क्या राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी भी होता है? बिल्कुल, राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट टॉर्ट भी होता है। तो टॉर्ट भी कुछ प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होते हैं, जैसे न्यूसेंस हो गया, ठीक है, यहाँ पर जैसे ट्रेसपास हो गया, तो वो क्या है, ट्रेसपास तो आपको पता ही है। तो ट्रेसपास क्या होता है, यहाँ पर अगेंस्ट प्रॉपर्टी होता है। तो यहाँ पर जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है वो आपका अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी अवेलेबल है। बर्ड वर्सेस होलब्रुक जो है एक ऐसा केस है जो प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है, तो एक इंपॉर्टेंट केस हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, वो स्प्रिंग गन्स लगा देता है। स्प्रिंग गन्स क्या होती है कि एकदम जैसी कोई बाउंड्री क्रॉस करेगा, एकदम से स्प्रिंग से एकदम वो कुछ गन सी निकलेगी, या फिर कुछ एक तरीके से बहुत ऐसा ऑब्जेक्ट निकलेगा जो दूसरे व्यक्ति को बहुत ज्यादा हर्ट कर सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है, डिफेंडेंट जो है स्प्रिंग गन्स लगा देता है कि उसकी प्रॉपर्टी में कोई आ ना सके। अब एक यंग बॉय, मतलब एक बच्चा किस्म का व्यक्ति जो है वो गार्डन में एंटर कर जाता है, और यहाँ पर उसे चोट लग जाती है स्प्रिंग गन की वजह से, जैसे वो एंटर करेगा। तो यहाँ पर करा गया कि आपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो है एक्सीड करा है। इतना ज्यादा पागलपन भी नहीं होना चाहिए। कोई जैसे पवन सर ने एक एग्जाम्पल दिया होगा, नॉलेज इंटेंशन, और उसमें जब डिफेंस पढ़ा रहे होंगे कि आपने गन लगा दी अपनी बाउंड्री पर, या इलेक्ट्रीफाइंग कर दिया आपने फेंस जो है, और कोई बोर्ड वोर्ड नहीं लगाया, कोई व्यक्ति ने टच करा, वो मर गया, तो उस कंडीशन में यहाँ पर ग्रीवियस हर्ट होगा, मर्डर होगा, कल्पना होगा। एग्जाम्पल सर ने दिए होंगे, है ना। तो वही चीज है यहाँ पर भी कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हो, लेकिन ये नहीं है कि एकदम जैसा कोई व्यक्ति कुछ भी करे और एकदम से दूसरे व्यक्ति की मौत ही हो जाए या बहुत ज्यादा उसे हर्ट कर दो। इट शुड बी प्रोपोर्शनेट, है ना। ट्रेसपास हो रहा है, ठीक है भाई, लेकिन इसका अंदर थोड़ी दूसरी की जान ही ले लो एकदम से, है ना। कोई ट्रेसपास इस इंटेंशन से भी कर सकता है कि आपके घर में चोरी करनी है, रॉबरी करनी है, डकैती करनी है, लेकिन कोई ट्रेसपास इस इंटेंशन से भी कर सकता है कि उसकी बॉल चली गई आपके घर में, उसे बॉल उठानी है। तो ट्रेसपास इज नॉट दैट मच सीरियस ऑफेंस इन बीएनएस ऑल्सो, लेकिन जब हाउस ट्रेसपास या फिर हाउस लुकिंग हो जाता है, या फिर हाउस ट्रेसपास, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट हो जाता है, तो वो एक सीरियस ऑफेंस बन जाते हैं, है ना। चलो ठीक है, 1 सेकेंड रुकिएगा। हेलो, चलिए, अगला डिफेंस नेसेसिटी। ठीक है, सब ने नेसेसिटी पढ़ी है, यहाँ पर जो बीएनएस के अंदर थी सिमिलर नेसेसिटी का डिफेंस है, लेकिन टॉर्ट के केस में नेसेसिटी ऐसी कुछ खास होती नहीं है। बीएनएस के केस में होती है जो सीरियस क्राइम्स होते हैं, जैसे यहाँ पर एक घर जो है उसमें आग लगी, उसके बराबर वाले घर में आग लग गई, आपने तीसरा घर जो है तोड़ दिया ताकि चौथे, पांचवें, छठे, 10वें घर तक आग ना पहुंचे। दैट इज नेसेसिटी, उस कंडीशन में वो नेसेसिटी थी। तो टॉर्ट के अंदर भी नेसेसिटी मिल रही है आपको, एक एज अ डिफेंस मिल रहा है कि अगर आपने एक टॉर्ट कमिट कराया ताकि और यहाँ पर डैमेज ना हो सके, तो आपको उसका यहाँ पर डिफेंस मिलेगा। एन एक्ट दैट कॉजेज डैमेज इफ इट इज डन आउट ऑफ नेसेसिटी टू प्रिवेंट द ग्रेटर एविल इज नॉट एक्शनेबल इवन इफ द हार्म वाज कॉज इंटेंशनली। यहाँ पर अगर इंटेंशनली हार्म हुआ है तो भी, ठीक है। तो सॉरी ये बीएनएस के अंदर भी यूज कर सकते हो, सेलस पॉपुली सुप्रीमा लेक्स। और जहां पर आपका लीगल मैगजिम्स आती हैं जिस एग्जाम के अंदर, जैसे एलएलएम एंट्रेंस वाले होते हैं, नेट वाले होते हैं,
या फिर और बाकी एग्जाम होते हैं, उसके लिए ये एक रेलिवेंट रहता है। द डिफेंस ऑफ नेसेसिटी इज बेस्ड ऑन लीगल मैक्सिम सेलस प्रॉपर्ली सुपरमल एक्स विच मींस द वेलफेयर ऑफ द पीपल इज सुप्रीम लॉ। यहाँ पर जनता की जो वेलफेयर है, यहाँ पर जो एक बड़े पब्लिक की जो वेलफेयर है वो सुप्रीम लॉ है। चाहे कुछ भी कानून ये करना गलत हो, वो करना गलत हो, लेकिन अगर वहां पर लोगों की भलाई हो रही है, उस कंडीशन में आपने लॉ ब्रीच करा है, किसी व्यक्ति का आपने यहाँ पर लीगल राइट इन्फ्रिंज भी करा है, उस कंडीशन में भी यहाँ पर आपको माफ कर दिया जा रहा है। जैसे एक व्यक्ति की राइट टू प्राइवेसी है ना, एक व्यक्ति की यहाँ पर राइट टू प्राइवेसी है, एक लीगल राइट है कि उसकी एक प्राइवेसी रहनी चाहिए। आपको यहाँ पर पता चलता है कि कहीं पर एक बहुत बड़ा या फिर एक छोटे अमाउंट का भी जहां पर सीरियस डैमेज हो सकता है, कहीं पर असॉल्ट प्लान करा जा रहा है एक टीम द्वारा, या फिर बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है, और आपको कैप्टिविटी में रख रखा था। उस चक्कर में आपने यहाँ पर लोगों को जिन्होंने कैप्टिविटी में रखा था उन्हें मारा, बाहर निकले और एक व्यक्ति का फोन छीन लिया। आपने उसकी राइट टू प्राइवेसी ब्रीच करी, और फोन आपने इसलिए छीना ताकि आप यहाँ पर जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं उन्हें इस बारे में बता सके कि ऐसा ऐसा अटैक हो सकता है। तो उस कंडीशन में आपको नेसेसिटी का डिफेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा? देयर वॉज द वेलफेयर ऑफ द पर्सन और नॉट। क्या वहां पर वेलफेयर ऑफ पर्सन की बात हो रही थी, नहीं हो रही थी? वहां पर आपने जनता को बचाने के लिए कुछ करा या नहीं करा? यस और नो, करा या फिर नहीं करा? करा। तो वहां पर आपने दूसरे व्यक्ति का राइट इन्फ्रिंज करा, राइट टू प्राइवेसी ब्रीच करी, फिर भी आपको नेसेसिटी का डिफेंस मिल रहा है। ठीक है, चलो। नेसेसिटी और प्राइवेट डिफेंस में फर्क क्या है? तो नेसेसिटी में हम क्या कर रहे हैं, एक इनोसेंट व्यक्ति का राइट इन्फ्रिंज कर रहे हैं, उसे हार्म कॉज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर फोन आया, राइट टू प्राइवेसी ब्रीच करी, आपने एक इनोसेंट व्यक्ति की राइट टू प्राइवेसी ब्रीच करी, जो जिसका कुछ लेना देना नहीं था, जस्ट वो जा रहा था, आपने उसका फोन छीना, आपने फोन मिला दिया। लेकिन प्राइवेट डिफेंस में हम क्या करते हैं जनरली, रॉन्ग डूअर को, जो आपके साथ गलत कर रहा है, जो आपके घर में घुसा है, ट्रेसपास कर रहा है, जो आपको असॉल्ट कर रहा है, जो आपकी बैटरी कर रहा है, उसे आप पनिश कर रहे हो, उसके अगेंस्ट आप टॉट कर रहे हो, उसका लीगल राइट इन्फ्रिंज कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पर नेसेसिटी में एक इनोसेंट व्यक्ति पिसता है, लेकिन प्राइवेट डिफेंस में एक रॉन्ग डूअर जो है उसे सजा मिलती है, या वो पनिश होता है, या उसको हार्म होता है। चलो, फिर बात आती है, व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन इनएविटेबल एक्सीडेंट एंड नेसेसिटी? नेसेसिटी में यहाँ पर क्या होता है, एक इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस होता है। जब आप किसी का फोन छीनते हो, आपको पता है कि इसका मैं फोन छीनूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैं इसका राइट ब्रीच कर रहा हूं, यहाँ पर मैं इसका राइट ब्रीच कर रहा हूं। लेकिन आप वो किस लिए कर रहे हो? यहाँ पर आप डैमेज बचाने के लिए, ग्रेटर डैमेज बचाने के लिए आप यहाँ पर कर रहे हो। यहाँ पर एक ग्रेटर डैमेज की ज्यादा नुकसान ना हो, इसलिए आपने वो करा। यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट ना हो जाए, इसलिए आपने एक व्यक्ति का राइट टू प्राइवेसी ब्रीच करा। लेकिन इनएविटेबल एक्सीडेंट में क्या हो रहा है, आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, आपके हाथ में कॉन्सिक्वेंस भी नहीं है। आपने जो करना था विद रीजनेबल ड्यू केयर एंड कॉशन आपको कर रहे हो। आप बाइक चला रहे हो, आप गाड़ी चला रहे हो, सिंपल अपनी स्पीड लिमिट में चला रहे हो, जिस हिसाब से चलाना चाहिए उस हिसाब से चला रहे हो। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, फिर भी एक ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि बारिश हुई भी थी, आपने ब्रेक मारा, यहाँ पर कार फिसल गई, एकदम से आपके गाड़ी के सामने कोई ब्रेक आ गया, आपने एकदम से ब्रेक मारा, यहाँ पर बारिश हुई थी, गाड़ी फिसली और दूसरी गाड़ी से कोलाइड हो गई। यहाँ पर आप जो है कुछ इंटेंशनली नहीं कर रहे हो, यहाँ पर आपको पता ही नहीं कि आप कर क्या रहे हो। ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो वाई लिख देंगे, अगर कोई डाउट है तो पूछ लेंगे। अगर समझ में आ गया वाई लिख देंगे, अभी तक जितना भी पढ़ाया, अगर कोई डाउट है तो पूछ लेंगे। नाउ three defenses are left, but that is plaintiff as wrongdoer and statutory authority and act of God। चलो, बहुत कम बच्चों को वाई आया बेटा, नहीं आया तो एन लिख दो, जिन्हें नहीं आया वो जरूर एन लिख दें, अगर आ गया सब तो वाई 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 लिख दो।
चलो यहां पर एक वन विभाग का जंगल है ना, यहाँ पर फॉरेस्ट है जो वन विभाग के अंदर आता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आता है। वहां पर जगह जगह ये वो लगे हुए हैं, वार्निंग लगी हुई है कि ट्रेसपासर्स विल बी पनिश्ड, है ना, ट्रेसपासर्स विल बी पनिश्ड, नो एंट्री, और बहुत सारे ऐसे करके साइंस लगे हुए हैं। ये प्रॉपर्ली फेंस्ड है, प्रॉपर्ली यहाँ पर फेंसिंग हो रखी है, सब किसी की एंट्री प्रोहिबिट कर रखी है। फिर भी आप और आपके दो दोस्त सोचते हैं यार कि शेर को देखने में कितना मजा आएगा, शेर को पास से देखने में कितना मजा आएगा, यहाँ पर चलते हैं, ये फेंसिंग कूदेंगे, तोड़ेंगे, एंटर करेंगे और शेर को पास से देखेंगे। आप यहाँ पर एंटर करते हैं और शेर खुला घूम रहा था, आपको यहाँ पर 2 जने जो हैं यहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है, आप बच जाते हैं। आप कोर्ट में जाते हैं कि यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वो थी, ड्यूटी थी कि यहाँ पर जो शेर हैं वो वायलेंट ना हो, उन्हें खाना मिलता रहे, यहाँ पर आम जनता पे वो ना करें, उन्हें कैद में रखना था, उन्हें एक एरिया में रखना था, ब्ला 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 ब्ला। उस कंडीशन में यहाँ पर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो लायबल होगा या नहीं होगा, डिपार्टमेंट लायबल होगा या नहीं होगा, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसे आप लायबल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उस कंडीशन में आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कर सकते हैं नहीं कर सकते। ये सिमिलर, अगर मैं एक एग्जांपल लूं, एक जू है, ठीक है, जू के अंदर यहाँ पर सांप भी हैं, शेर भी हैं, सब हैं। आप यहाँ पर एक लायन का पिंजरा खोल देते हैं मजे मजे में, या उसके पिंजरे में एंटर कर जाते हैं और वो आपको चोट पहुंचा देता है। अब आप जू को यहाँ पर सू कर रहे हैं कि जू ने ठीक से ध्यान नहीं रखा शेर का, इस वजह से मुझे इंजरी हो गई। क्या यहाँ पर जू लायबल होगा या नहीं होगा? क्या यहाँ पर जू लायबल होगा या नहीं होगा? इन दैट केस विल जू बी लायबल और नॉट? नहीं होगा, बिकॉज द प्लेंटिफ वॉज द रॉन्ग डूअर। यहां पर प्लेंटिफ ने ही गलत करा है। लॉ ऑफ इक्विटी कहता है हु मस्ट कम टू लॉ मस्ट कम विद द क्लीन हैंड। जो यहाँ पर लॉ की सहायता लेने आ रहा है उसके खुद के हाथ साफ होने चाहिए, उसके खुद के हाथ साफ होने चाहिए। द प्लेंटिफ वॉज द रॉन्ग डूअर, यहाँ पर प्लेंटिफ जो है खुद ही रॉन्ग डूअर है। One of the fundamental principle of equity states that the party seeking relief approach the court with clean hands। जब लॉ ऑफ इक्विटी पढ़ोगे तो ये सारी कोटेशंस पढ़ोगे। इक्विटेबल लॉ एक तरीके से लॉ ऑफ टॉर्ट्स जो है। However, under the law of tort, it is uncertain whether a defendant can escape liability by arguing that plaintiff was engaged in the wrongful act at the time of defendant's misconduct। जब डिफेंडेंट से गलती हुई तो यहाँ पर ये एक बार को डिबेटेबल है कि यहाँ पर ये कहना सही होगा कि उसकी गलती थी, मेरी गलती नहीं थी, ये सही भी होगा या नहीं होगा कहना। और जब हम कॉन्ट्रीब्यूटिव नेग्लिजेंस पढ़ेंगे तो इसे हम ठीक से देखेंगे कि प्लेंटिफ एज अ रॉन्ग डूअर कितना इफेक्ट करता है, कितना यहाँ पर इफेक्ट नहीं करता। जब दोनों ही लोग एज अ फॉल्ट हैं, जैसे यहाँ पर आप एक सड़क पर जा रहे हैं, रात हो रही है यहाँ पर और बाइक से हैं, बाइक की लाइट जो है, बारिश भी हो रही है, ज़्यादा काम नहीं कर रही, फिर भी आप यहाँ पर 60-70 की स्पीड पर चला रहे हैं। एक नॉर्मल शहर की रोड है जहाँ पर स्पीड लिमिट 40 होनी चाहिए, आप यहाँ पर 60-70 की स्पीड पर चला रहे हैं। इधर से यहाँ पर एक व्यक्ति आता है साइकिल पर जिसके पास लाइट ही नहीं है, उससे आपका एक्सीडेंट हो जाता है उस कंडीशन में। तो आप भी गलती पे थे, यहाँ पर
40 की स्पीड लिमिट थी, 60 पे चला रहे थे, बारिश भी हो रही थी, और बाइक जो साइकिल वाला वो भी गलती पे था, रॉन्ग साइड आ रहा था, ठीक है, वो भी यहाँ पर रॉन्ग साइड आ रहा था, बिना लाइट के आ रहा था बारिश में, तो दोनों की गलती थी। तो क्या इस कंडीशन में कहना सही होगा, ये डिफेंस देना सही होगा डिफेंडेंट को कि वो रॉन्ग साइड आ रहा था तो मेरी कोई गलती नहीं है? तो ये एक डिबेटेबल कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सही बात। और ये एग्जांपल हम कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस में भी देखेंगे, जहां पर दोनों पार्टीज की गलती है, गलती दोनों की है, खाली एक की नहीं है। तो जहां पर दोनों की ही गलती है वहां पर तो ये नहीं होगा, लेकिन अगर एक व्यक्ति की गलती नहीं है, जैसे जू वाले एग्जाम्पल में, जू की क्या गलती भाई, उन्होंने ताले वाले लगा रखे हैं, आप वो ताले तोड़कर खोल दो गेट शेर का, आप पिंजरे में घुस जाओ किसी तरीके से, तो उसमें तो जू की गलती नहीं है। उस कंडीशन में तो यहाँ पर डिफेंस मिलेगा ही मिलेगा ना, उस कंडीशन में डिफेंस मिलेगा ही नहीं मिलेगा। और यहीं पर जो पुल्लॉक है, बहुत फेमस यहाँ पर एक हमारे जूरिस्ट हैं, जब जूरिस्प्रूडेंस पढ़ेंगे, इसके बाद आपका जूरिस्प्रूडेंस है एज फार एज आई नो, इसका बाद आपका जूरिस्प्रूडेंस है जो सब्जेक्ट लगा हुआ है। तो ये कह रहा है, अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक पुल्लॉक, अ रॉन्ग डूइंग प्लेंटिफ इज नॉट बार्ड फॉर रिकवरिंग डैमेजेस। यहाँ पर एक रॉन्ग डूइंग प्लेंटिफ जो है वो रिकवरिंग उसे बार नहीं करा जा रहा कि आप डैमेजेस नहीं ले सकते, unless their unlawful act or conduct is directly connected with the harm they suffered as a part of same transaction। जब तक उनका कोई अनलॉफुल एक्ट जो है या फिर कंडक्ट जो है डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर रहा। अब आप जू में खुद घुस गए, अंदर घुसना इज अनलॉफुल, आप यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया में इलीगली घुसे, वहां पर बार बार लिखा है ट्रेसपासिंग इज ऑफेंस, यहाँ पर पनिशमेंट हो सकती है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, आपको डिफेंस मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक ब्रिज है, उस ब्रिज पर लिखा है कि इस पर 1000 किलो की चीजें ही जा सकती हैं, 1000 किलो से ऊपर की चीजें नहीं जा सकती। आपका ट्रक 1500 किलो का था, आपने कहा कि यार 50 किलोमीटर ज्यादा घूम के जाना पड़ेगा, मैं यहाँ पर इसी ब्रिज से गुजार देता हूँ, 1000 की जगह 1500 तो ये वजन झेल ही लेगा। आप लेके गए और वहां पर वो ब्रिज टूट जाता है, आपका भी जो ट्रक है वो नीचे गिर जाता है नदी में, सब वाइप आउट हो जाता है। यहाँ पर भाई साहब डिफेंडेंट की गलती है कि हाँ 1000 किलो ही इतना कमजोर पुल बनाया, एकदम से टूट गया, लेकिन प्लेंटिफ की भी तो गलती है कि उसने ओवरलोडेड ट्रक जो है यहाँ पर लेकर गया उसे, है ना। तो a bridge under defendant's control collapse when overloaded truck owned by the plaintiff passes over. If the truck was overrated against the prior warning, the plaintiff wrongful act is determining cause of the accident, provided bridge was otherwise properly maintained. In such case, plaintiff's action will fail. यहाँ पर आप ओवरलोडेड ट्रक लेके गए, अगर पहले से पता था 1000 किलो ही यहाँ पर वजन ये झेल सकता है, फिर भी आप 1500 का लेकर जा रहे हो, तो प्लेंटिफ को कुछ नहीं मिलेगा, ट्रक ड्राइवर को कुछ नहीं मिलेगा, ट्रक कंपनी को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ब्रिज जो है उसकी ही मेंटेनेंस में कमी थी, उसके ही बनाने में कमी थी, तो यहां पर डिफेंडेंट का भी नेग्लिजेंस हो जाएगा और डिफेंडेंट भी लायबल हो जाएगा। ये कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस जब पढ़ेंगे तो एक बेहतर आपको आइडिया होगा, जब 5-6 एग्जांपल पढ़ेंगे कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के। जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि एक व्यक्ति इधर से आ रहा है, दूसरा व्यक्ति इधर से आ रहा है, दोनों आपस में टक्कर हो गई, तो कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है, वो हम देखेंगे, है ना। इफ द ब्रिज वॉज इन सच अ पुअर कंडीशन दैट इट वुड हैव कोलैप्स्ड regardless whether the truck was overloaded or not, तो यहाँ पर प्लेंटिफ कंप्लीटली सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर ब्रिज इतना ही कमजोर था कि 1000 किलो ही होता 1500 की जगह, फिर भी टूट जाता, तो उस कंडीशन में यहाँ पर प्लेंटिफ जो है सक्सीड कर जाता। और कंक्लूजन यही है कि प्लेंटिफ का एक्ट जो है अगर इंडिपेंडेंट है, भले ही मामूली सा इलीगल भी है, गलत भी है, 1000 की जगह 1100 किलो भी है, तो इतना तो बनता है कि 10% ज्यादा यहाँ पर वो वेट झेल सके। लेकिन 1000 की जगह आप 1500 लेकर जा रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है आप 1.5 गुना कैपेसिटी पे लेकर जा रहे हो उस ब्रिज के ऊपर सामान, तो आप यहाँ पर लायबल होंगे ही होंगे। द प्लेंटिफ्स रॉन्गफुल एक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ हार्म कॉज टू देम, द डिफेंडेंट कैन नॉट sue it as defense to escape liability। उस कंडीशन में यहाँ पर वो एस्केप नहीं कर सकता, उस कंडीशन में यहाँ पर एस्केप नहीं कर सकता। अगर समझ में आ गया तो एक बार यस लिख देंगे, कोई डाउट है तो पूछ लेंगे। इफ इट इज क्लियर यस लिख दीजिएगा, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सब बच्चे लिखेंगे, जिन्हें जिन्हें नहीं आया वो एनजो लिख दें।
प्रवीण जी कह रहे हैं सर इंटरेस्ट नहीं आ पा रहा है इस तरीके से पढ़ने में, बोर सा लग रहा है। किस तरीके से पढ़ने में बेटा? एक्चुअली आपने सारी चीजें पढ़ रखी हैं, है ना प्रवीण, इसमें बीएनएस में, इसलिए वो हो रहा है। लेकिन जिस दिन नेग्लिजेंस पढ़ोगे उस दिन मजा आएगा, उस दिन समझ में आएगा, है ना, कि एक्चुअल में कितना मजेदार सब्जेक्ट है। वाइकेरियस लायबिलिटी जब पढ़ोगे तो आएगा मजा। तो आसान चीजें पढ़ने में बोरियत ही आती है। आसान चीजें, सिंपल सी बात है यहाँ पर कि कब यहाँ पर हम डिफेंस दे रहे हैं, कब हम डिफेंस नहीं दे रहे हैं। सीधी सी बात बस इतनी सी है। वो आपको एकदम समझ में आ गई, इसलिए आपको लग रहा है कि नहीं है, वो मजेदार नहीं है। ठीक है बेटा, अनामिका कौन सा पार्ट आप कह रहे हो? अगर कोई स्पेसिफिक पार्ट है तो बता दो, मैं रिपीट कर दूंगा, है ना, वरना एक बार क्लास आप दोबारा देख लेना। चलो, दो नए डिफेंसेस हैं, एक एक्ट ऑफ गॉड है और एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है। अब स्टैट्यूटरी अथॉरिटी अगर हम देखें तो आज की डेट में टॉर्ट का डिफेंस ज्यादा नहीं बचा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसे हम बोलते हैं स्टेट लायबिलिटी। जब हम वाइकेरियस लायबिलिटी पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक टॉपिक आएगा स्टेट लायबिलिटी। किसी का हो गया क्या? किसी की यहाँ पर स्टेट लायबिलिटी हो चुकी? आर्टिकल 300 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पर। तो पॉलिटी बेसिस पर हुआ या नहीं हुआ? पॉलिटी वाला हुआ या नहीं हुआ? क्लास के बाद बताता हूँ अनामिका, है ना, क्लास के बाद एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। किसी की यहाँ पर स्टेट लायबिलिटी हो गई आर्टिकल 300 वाली, पॉलिटी नहीं हुई। चलो, तो उसके अंदर हम देखेंगे। तो अगर स्टेट लायबिलिटी की मैं पहले बात करूं तो यहाँ पर एक प्रिंसिपल फॉलो होता था इंडिया के अंदर भी, ब्रिटेन के अंदर भी, इंग्लैंड के अंदर भी, दैट द किंग कैन डू नो रॉन्ग, दैट द क्राउन कैन डू नो रॉन्ग। यहाँ पर जो राजा है, जो शासन है, वो कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। तो यहाँ पर इंडिया में भी काफी समय तक ये रूल फॉलो हुआ कि जो सरकार है वो कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। तो एक डिफेंस ये था कि सरकार गलत नहीं कर सकती, ठीक है, लेकिन अगर सरकार के किसी एजेंसी द्वारा कानून के अंदर कुछ करा जा रहा है, जैसे यहां पर एक घर है, दूसरा, ऐसे कर कर यहां पर 50 घर हैं। अब सरकार ने यहां पर एक तरीके से कानून बनाया कि इनके पास से रेलवे लाइन गुजारनी पड़ेगी, क्योंकि हमें ए सिटी से बी सिटी के बीच में रेलवे कनेक्टिविटी चाहिए। यहां पर रेलवे लाइन बनती है, रेल चलनी शुरू